मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर में अपने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के वाले पेपर में अपन ने लास्ट टॉपिक क्या किया था, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे अपन ने। उससे पहले माइक्रो मैक्रो स्टेट देखिए। आज अपन क्या करेंगे, जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W है उसका एंट्रोपी S से संबंध देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का एंट्रोपी से संबंध। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वो अपन ने पढ़ ली है। तो अपन अभी क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी देखो, जनरली आप सबको पता है मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डर होता है वो एंट्रोपी होती है। डिसऑर्डर ज़्यादा होता है तो एंट्रोपी ज़्यादा होती है, कम होता है डिसऑर्डर तो एंट्रोपी कम होती है। अभी अपन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं तो अपन क्या पढ़ेंगे कि वह भौतिक राशि जिसमें जो किसी रुद्धोष्म परिवर्तन में, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन में अचल रहती है, एंट्रोपी कहलाती है। वह भौतिक राशि जो किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में अचल रहती है, क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। तो देखो, ये है यहाँ पर इसकी अचल रहती है, एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है। अगर गणितीय रूप में देखें, गणितीय रूप में तो ये लिखी जाती है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियमानुसार देखो स्टूडेंट्स, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, जो सराउंडिंग से मतलब अपने वातावरण से ना ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ना कोई ऊर्जा का, ना कोई मैटर का। तो जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, इसके अनुसार ds बराबर क्या होता है, dq अपॉन dt। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, dq इक्वल्स टू 0। रुद्धोष्म प्रक्रम ऊष्मा है, ये एंट्रोपी है, ये ताप है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में dq बराबर 0 होता है। dq 0 है तो इधर से ds भी 0 है, मतलब कि s क्या है, अचर है। यही अपनी डेफिनेशन थी कि वह भौतिक राशि जो किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में अचर होती है, एंट्रोपी कहलाती है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है, अपन क्या पढ़ेंगे, अपना जो टॉपिक है एंट्रोपी S व प्रायिकता W में रिलेशन। ये एंट्रोपी, ये प्रोबेबिलिटी। तो देखो, पहली बात, एंट्रोपी तो क्या है, एक भौतिक राशि है, जबकि प्रायिकता क्या है, अपन ने पढ़ी है सांख्यिकी, मैक्रो माइक्रो स्टेट्स में निकालते हैं। प्रायिकता के लिए पहले मैक्रो स्टेट, मैक्रो से माइक्रो
तो जैसे 4 पार्टिकल्स लिए थे, वो कितनी अवस्थाओं में बटे 5 में आए, तो उसकी 5 क्या है, स्थूल अवस्थाएं हुई। फिर उसमें जो निकाला है अपन ने वो उसकी सूक्ष्म अवस्थाएं। फिर सूक्ष्म अवस्था निकलने के बाद टोटल जो उनका योग लेके हर एक पार्टिकल के अलग अलग निकालते हैं, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो एंट्रोपी तो क्या है, भौतिक राशि, मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर है, हीट पढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या है, सांख्यिकीय राशि है। प्रोबेबिलिटी क्या है, सांख्यिकीय राशि। दूसरा देखो, सांख्यिकीय भौतिकी होती है, उसमें किसी निकाय की साम्यावस्था के लिए उसकी जो अधिकतम स्थूल अवस्था की प्रायिकता है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो सांख्यिकी भौतिकी में मैं यहाँ लिखती हूँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो फिजिक्स लेते हैं उसमें क्या है, किसी विलगित निकाय की साम्यावस्था, विलगित निकाय की साम्यावस्था उसकी अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था होती है। ये तो होती है साम्य अवस्था की स्थिति किसमें, सांख्यिकीय भौतिकी में। जबकि ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी निकाय की साम्य अवस्था उसकी अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था होती है। देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले किया अपन ने एंट्रोपी की डेफिनेशन, उसके बाद इसका गणितीय फॉर्म देखा, किससे निकला, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ से। ds बराबर dq अपॉन t कह दो या अल्प परिवर्तन लो तो dt। तो ds बराबर क्या होता है, dq अपॉन t। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो dq बराबर 0, ये 0 है, तो ds बराबर 0, मतलब कि s क्या है, नियत है या अचर है। फिर क्या है, एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी है क्या। एंट्रोपी तो है भौतिक राशि, जबकि प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, सांख्यिकीय राशि है। ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी बंद निकाय की, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ रहे हैं, तो किसी बंद निकाय की साम्य अवस्था उसकी अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था होती है। सांख्यिकी में देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में किसी विलगित निकाय की साम्य अवस्था उसकी अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था होती है। जैसे अपन ने n बराबर 4 पार्टिकल्स का जब वितरण किया था n1 व n2 में, वहाँ पर अपन ने W1 निकाला, W2, W3, W4, ठीक है, W5 तक निकाला था, क्योंकि इनका वितरण कैसे किया था अपन ने, n1 n2 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 ऐसे किया था। तो जिसमें अधिकतम मान आया था, W1 निकाला, इससे W2, W3, W4, W4, तो जो मैक्सिमम, कोई सा भी इनमें जो भी मैक्सिमम था तो उसी की प्रायिकता ज़्यादा थी, तो उसको अपन ने क्या कहा है, वो होती है जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन पार्टिकल्स की, ठीक है, और इसमें अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था। तो ये देखो साम्य अवस्था में क्या होता है, एंट्रोपी और प्रायिकता
दोनों ही क्या है, अधिकतम है। अतः इन दोनों में आपस में कोई ना कोई संबंध तो होता है। तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे, एंट्रोपी एस व ऊष्मागतिक प्रायिकता W में संबंध। देखो अब अपन पढ़ेंगे एंट्रोपी एस व ऊष्मागतिक प्रायिकता W में संबंध। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पूरा डेरिवेशन है वो एक स्क्रीन में ही अपना हो जाए। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ। देखो बोल्ट्जमान के नियम के अनुसार क्या होता है, जो एंट्रोपी एस है किसी निकाय की, वो प्रायिकता W का फलन होती है। मैं इसे लिखती हूँ, बोल्ट्जमान के अनुसार किसी ऊष्मागतिक निकाय की एंट्रोपी एस प्रायिकता W का फलन होती है। देखो प्रायिकता W का फलन होती है मतलब कि S है वो फंक्शन ऑफ W। देखो बोल्ट्जमान के अनुसार किसी ऊष्मागतिक निकाय की एंट्रोपी S प्रायिकता W का फलन होती है। तो S एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ W प्रोबेबिलिटी। अब क्या है, इसको पढ़ेंगे आगे FW की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। तो FW की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके लिए क्या है, ये जो एक बंद निकाय लिया है संयुक्त निकाय, उसमें माना कि दो स्वतंत्र निकाय A व B हैं। FW की प्रकृति ज्ञात करने के लिए FW की प्रकृति ज्ञात करने के लिए माना कि संयुक्त निकाय में दो स्वतंत्र निकाय, ये क्या अपन ने माना है, कल्पना की है, A व B हैं जिनकी एंट्रोपी क्रमशः 2 है। तो A वाले की फर्स्ट, दूसरे वाले की सेकंड, एंट्रोपी क्रमशः S1 व S2 तथा प्रायिकता क्रमशः एंट्रोपी की तरह वो भी फर्स्ट और सेकंड,
प्रायिकता क्या है, W1 व W2 है। देखो एंट्रोपी फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, संयुक्त निकाय में माना दो स्वतंत्र निकाय की कल्पना की है ए व बी, जिनकी एंट्रोपी क्रमशः S1 व S2 तथा प्रायिकता है वो W1 व W2 है। तो देखो अतः फर्स्ट वाले की लिखेंगे ए की, तो एंट्रोपी किसका फंक्शन होगी, ए निकाय के लिए लिखेंगे तो फंक्शन ऑफ W1, इसे लिखा समीकरण 2, और इसी प्रकार S2 क्या होगा, फंक्शन ऑफ W2, समीकरण 3। देखिएगा संयुक्त निकाय की एंट्रोपी क्या होगी, इन दोनों का योग होगी। तो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी क्या होगी, S बराबर S1 प्लस S2, इसे क्या लिखा, समीकरण 4। अब देखो S1 व S2 की ये मान किस में लिखे अपन, फंक्शन ऑफ W है, तो फंक्शन भी क्या होगा, एक फर्स्ट वाले का और दूसरे वाले का, तो फंक्शन भी इसी तरीके से कैसे होगा, F W1 प्लस F W2, समीकरण 5। देखो ये वैल्यू कहाँ से आई, S की वैल्यू क्या है FW, ठीक है, S1 2, समीकरण 2, और S2 की वैल्यू 3 से, तो 1 2 व 3 से मान किस में रखे अपन ने, 4 में रखने पर तो ये फलन की वैल्यू आई है। यहाँ लिख दो 1 2, समीकरण 1 2 व 3 के मान समीकरण 4 में रखने पर देखिएगा ये क्या आया, पहले आपके एंट्रोपी की प्रायिकता का फलन होता है, फिर ये ए निकाय के लिए और फिर ये बी के लिए, फिर यहाँ पर संयुक्त एंट्रोपी, और फिर 1 2 व 3 का मान रखने पर फंक्शन ऑफ FW1 प्लस FW2। अब देखो आगे क्या है, देखो जो प्रायिकता की गणितीय प्रमेय है, यहाँ लिखो प्रायिकता की गणितीय प्रमेय के अनुसार, प्रायिकता की गणितीय प्रमेय के अनुसार जो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी, प्रायिकता की गणितीय प्रमेय के अनुसार संयुक्त निकाय की एंट्रोपी दोनों निकाय कौन से हैं, ए व बी की एंट्रोपी के संयुक्त निकाय की प्रायिकता की गणितीय प्रमेय के अनुसार संयुक्त निकाय की प्रायिकता है, दोनों निकायों ए व बी की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। गुणनफल के बराबर होती है तो W की वैल्यू क्या है, W1 इंटू W2, ये क्या आया आपका समीकरण 6। इस समीकरण 6 का मान आप किस में रखोगे, समीकरण 5 में। देखो ये फंक्शन है 1 2 व 3 के मान, ये FW है ना कि ओनली F है, क्योंकि S बराबर FW है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको सही कर लेना। तो समीकरण 6 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रखने पर
जब समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो FW1W2 बराबर FW1 प्लस FW2। समीकरण 7। यह है आपका समीकरण 6 की प्रायिकता की गणितीय प्रमेय के अनुसार जो संयुक्त निकाय की प्रायिकता है वो दोनों निकायों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। समीकरण 7 में ये मान रख दिया है। तो ये आया है आपका समीकरण 7। अब बात है कि ये जो संबंध है, पहले तो W1 व W2 क्या है, दोनों स्वतंत्र राशियां हैं। W1 व W2 स्वतंत्र राशियां हैं। अतः समीकरण 7 में W2 को नियत रखते हुए W1 के सापेक्ष क्या करना है, अवकलित करना है। देखो पहले तो क्या है, दोनों स्वतंत्र राशियां हैं, तो पहले तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, W2 को नियत रखते हुए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 7 में ही W1 को नियत रखते हुए सब W2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो करने पर डेल F W1 W2 अपॉन डेल W1 बराबर डेल F W1 प्लस डेल W1। तो ये देखो F2 तो नियत है तो 0 हो गया। फिर देखो आगे अपन कैलकुलेशन में इजी हो इसके लिए इसको क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को दोनों ओर ऊपर नीचे W2 से गुणा करने पर, तो W2 से तो यहाँ तो 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ वाले W2 को तो क्या लिखा अपन ने यहाँ, और यहाँ वाले को लिख दिया यहाँ। तो डेल F W1 W2 इक्वल टू डेल F W1 अपॉन डेल W1। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, W2 F डैश ओमेगा W1 W2 बराबर F डैश, ये खाली W का ही है तो इसको W1 का फंक्शन लिखा। इसे लिखा समीकरण 8, इसे लिखा समीकरण 9। अब अपन लिखते हैं वही जो समीकरण 7 का किया है। अब लिखेंगे अपन इसको W1 के सापेक्ष, W1 को नियत रखते हुए, तो यहाँ पर W1 को नियत, ठीक है, और किसके सापेक्ष करेंगे, W। इससे पहले देखो यहाँ से एक वैल्यू और निकाल लीजिए, F डैश W1 W2 किसके बराबर आ जाएगा, F डैश W1 अपॉन ये W2 यहाँ आ जाएगा, तो ये W2 के बराबर, इसे लिखना समीकरण 10। और जो इसके आगे वाली टर्म है उसको यहाँ करते हैं अपन W1 को नियत, समीकरण कौन सी में, 7 में, और W2 के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करते हैं। तो देखो ये है समीकरण 7, तो डेल F ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 W2 इक्वल्स टू, इसको तो नियत रखा है तो ये 0 तो बचा, ये डेल F W2 अपॉन डेल W2। जैसे उसमें W2 का मल्टीप्लाई किया था दोनों पक्षों में, इसमें क्या करेंगे, W1 का वही कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, तो डेल F W1 W2, ये तो थी समीकरण 11, और यहाँ पर इसको यहाँ लिख दिया W1 को, और यहाँ पर W1 करेंगे तो कैंसिल, तो W2 अपॉन डेल W2, ठीक है। ये आई आपकी समीकरण 12। यहाँ पर इसको लिखते हैं तो W1 इसको लिखते हैं F डैश से, यहाँ भी लिखा था, तो F डैश W1 W2 बराबर F डैश, ये किसका फंक्शन है,
W2 का, तो इसे लिखा समीकरण 13। यहाँ से एफ डैश W1 W2 बराबर करते हैं तो एफ डैश W2 अपॉन W1, ये समीकरण 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 14 को इक्वेशन 14 डिवाइडेड बाय 10, तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इधर तो है एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2, साथ में W1 भी लिख दें तो एफ डैश W2, थोड़ा इजी हो जाएगा। और ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एफ डैश W1 W2, साथ में क्या था W2, तो यहाँ बराबर में ये क्या है एफ डैश W1। चाहे देख लो ये 10वीं और ये जो 14 वाली इक्वेशन है ये लिखो तो ये, वरना 13 को 9 से डिवाइड कर दो। इसमें भी मैंने क्या इधर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये दोनों तो क्या है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या W1 बट्टा W2 बराबर एफ डैश W2 बट्टा एफ डैश W1। तो ये समीकरण आई है आपकी 15। तो मैं इसको इधर लिखती हूँ, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो किसी भी इक्वेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब वहाँ पर मैंने वहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया लास्ट वाली इक्वेशन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से देखते जाओ इसको। ठीक है, मैं ये इधर वाला इरेज कर रही हूँ। तो देखो वो लास्ट में इक्वेशन क्या आई है अपने, W1 अपॉन W2 बराबर एफ डैश W2 बट्टा एफ डैश W1। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ 15। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, W1 एफ डैश W1 बराबर W2 एफ डैश W2। जब इसको अपन व्यापक रूप में लिखते हैं, व्यापक रूप में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, W1 एफ डैश W1 बराबर W2 फंक्शन ऑफ सेकेंड प्रोबेबिलिटी। ये सब क्या है, एक नियतांक के बराबर। इसे लिखा समीकरण 16। तो k क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, अब देखो समीकरण 16 से क्या है, जो आपकी एफ डैश W1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 16 से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, k अपॉन W1, फिर एफ डैश W2 की k अपॉन W2। तो लिखो एफ डैश W1 बराबर k अपॉन W1, समीकरण 17, और एफ डैश W2 बराबर k अपॉन W2, समीकरण 18। देखो ये इक्वेशन अपनी वहाँ तक आ गई थी जो लास्ट में की थी थर्ड पार्ट में। यहाँ पर समीकरण 15, फिर इसको व्यापक रूप में क्या है अपन ने एक नियतांक के रूप में माना है। देखो इंटीग्रेटेड कंबाइंड फॉर्म में समेशन जैसे i = 1 to n करते हैं, तो जो व्यापक रूप में अपन इसको लिख सकते हैं कि ये सबके लिए लगभग क्या है, एक नियत वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो एफ डैश W1, अब देखो समीकरण 17 व 18 का समाकलन करने पर, जब इनका समाकलन करने पर तो ये तो क्या आएगी 17 एफ W1 बराबर, ये क्या k ln log में आ जाएगी W1 प्लस c, समीकरण 19। और दूसरी वाली का लिखोगे तब W2 बराबर k ln W2 प्लस c, समीकरण 20। देखिएगा इनको 17 व 18 आई थी, इनको समाकलित किया है अपन ने और वैल्यू लिखी है।
अब देखो अपनी एफ ओमेगा वाली जो समीकरण थी, एफ ओमेगा क्या लिखा था, एफ ओमेगा 1 प्लस एफ ओमेगा 2 लिखा था अपन ने कौन सी समीकरण में, समीकरण 5 में। तो मैं आगे लिखती हूँ, ये वाला इरेज कर रही हूँ मैं सेकेंड पार्ट। तो देखो अब अपन 19 व 20 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 19 व 20 का मान अपन रखेंगे समीकरण 5 में। तो इक्वेशन 19 एंड इक्वेशन 20 का मान किस में रखा, समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 क्या थी, एफ डब्ल्यू बराबर एफ W1 प्लस एफ W2। एफ डब्ल्यू ऐसा का ऐसा, एफ W1 की वैल्यू क्या है, के एल एन W1 प्लस C1, 1 वाले का तो कांस्टेंट C1, दूसरे 2 वाले का तो कांस्टेंट C2, तो प्लस के एल एन W2 प्लस C2। इसको कैसे लिख सकते हैं, के एल एन W1 प्लस के एल एन W2 प्लस C1 प्लस C2। अब देखो जो W1 W2 लॉगरिथमिक में है, लॉग L1 प्लस लॉग L2 अपन क्या लेते हैं, अगर अपन ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये किसके बराबर होता है, लॉग W1 W2 के। तो ये इसका यूज यहाँ करेंगे तो के एल एन W1 W2 प्लस C1 प्लस C2 को भी क्या मान सकते हैं, डायरेक्ट कांस्टेंट C। तो ये क्या आई है, W की वैल्यू, इसे लिखो समीकरण 21। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप देख लेना, गुणा को अपन जोड़ के रूप में लिखते हैं, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो एक नैनसर्ट प्रमेय होती है जो आपके इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है, उसके अनुसार क्या होता है, तो जो पूर्णतः आंतरिक साम्यावस्था है, तो पूर्णतः आंतरिक साम्यावस्था में शुद्ध ठोस क्रिस्टल के लिए क्या होता है, W की वैल्यू 1 होती है, एंट्रोपी S की 0 और C की 0। देखो ये FW किसके बराबर था, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 में पढ़ना जो एंट्रोपी S थी वो प्रायिकता W का फलन थी, तो उससे ये इक्वेशन क्या आएगी, S इक्वल टू के एल एन W1 W2 प्लस C। ठीक है, अब देखो नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय से, नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय से देखो, नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय किसी आदर्श क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। तो नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय से ये आपके इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, इसका डेरिवेशन है, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है तो यहाँ पे इतना ही समझो कि नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय के लिए किसी शुद्ध ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी है वो 0 के बराबर होती है। तो इसको लिखेंगे, तो पूर्ण आंतरिक साम्यावस्था के लिए, पूर्णतः आंतरिक साम्यावस्था के लिए, आंतरिक साम्यावस्था के लिए क्या होता है, S0 तो C, देखो यहाँ पर ये 0 तो C0, क्योंकि W बराबर क्या होता है 1, log W की वैल्यू क्या होती है, जब 1 का जो log लेते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इससे C बराबर 0। तो ये मान किस में रखोगे, इसमें रखोगे, तो 23 का मान, इक्वेशन 23 का मान इक्वेशन 22 में रखने पर इसको रखोगे तो ये C की वैल्यू क्या आएगी, 0 है, तो S इक्वल टू के एल एन, और ये क्या होती है, अपन ने क्या पढ़ी थी, W बराबर W1 W2, संयुक्त निकाय की जो प्रायिकता थी वो दोनों निकायों के गुणनफल के बराबर थी, तो इसको डायरेक्ट W, तभी तो log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पर W इक्वल टू 0 लिखा है, तो वो 0 है ही। तो ये आई आपकी इक्वेशन 24। मतलब कि किसी निकाय की जो एंट्रोपी होती है
वो प्रायिकता के लघु गुणक के समानुपाती होती है। अपन ने यही देखा था कि साम्यावस्था में क्या होता है। अपन ने स्टार्टिंग की जो थ्योरी करी थी कि एंट्रोपी है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और जो आपकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं तो सांख्यिकी भौतिकी के अनुसार किसी विलगित निकाय की जो साम्यावस्था होती है वो उस निकाय की अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था होती है, और जब इसको ऊष्मागतिकी के अनुसार लेते हैं तो किसी निकाय की जो साम्यावस्था होती है वो उसकी अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था होती है। तो दोनों में क्या है, साम्यावस्था में एंट्रोपी का भी मान अधिकतम, प्रायिकता का मान भी अधिकतम, मतलब दोनों में कोई संबंध जरूर है। तो ये इनका रिलेशन निकला है कि S = K ln W। जो संयुक्त जो एंट्रोपी है निकाय की वो क्या है, प्रायिकता के लघु गुणक के समानुपाती है। तो स्टूडेंट्स ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात ये है कि इस डेरिवेशन को 1 से 2 बार आप खुद करके देखिएगा। इक्वेशंस में कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन को नेम दीजिए, बस आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। ठीक है, आगे अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।